हेलो फ्रेंड्स, थीम 8 के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लैंड रिफॉर्म्स की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुआ। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इंडिया की सोसाइटी को देखते हैं और एंशिएंट टाइम से देखते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को ये मिलती है कि इंडिया हमेशा से लैंड के रिलेशनशिप्स में बड़ा इक्वल रहा है। ये कैसे हुआ? फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं तो एंशिएंट टाइम से लेके ऑलमोस्ट अप टिल द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ये होती थी कि कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते थे कि लैंड वॉज ऑलवेज ओन्ड बाय द कम्युनिटी। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव और कम्युनिटी ओनरशिप का एक इनहेरेंट कॉन्सेप्ट हमेशा से होता था। पूरा विलेज लैंड को एक तरीके से कलेक्टिवली कल्टीवेट करता था और कोई आदमी एंशंट टाइम्स में ऐसी बात नहीं करता था कि ये पैच ऑफ लैंड मेरा, ये पैच ऑफ लैंड तेरा। तो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये राइट टू प्रॉपर्टी का आइडिया था, ये ना तो हमारे लोगों के मन में कभी आया, और जब ये हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से प्रोविज़न राइट टू प्रॉपर्टी दिया भी, तो लोगों के मन में इतनी डिस्क्रिपेंसी हो गई इसको लेके समझने में कि हम लोगों ने इवेंचुअली उसको अमेंडमेंट करके हटा दिया। तो आप एक चीज़ को ये समझिए कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप का कॉन्सेप्ट वॉज नेवर समथिंग विच वॉज इंडियन इन नेचर। इट वॉज ऑलवेज अ कॉन्सेप्ट दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप एंड इंडिया में देर वॉज ऑलवेज अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड। पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड द लैंड। अब एंशियंट टाइम्स में जितने भी रूलर्स थे, चाहे वो इंडियन के अपने नेटिव रूलर्स थे या कोई बाहर से आगे जिन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई किया और उसके बाद अपना रूलरशिप बनाया, नन ऑफ दोज पीपल एवर ट्राइड टू डिक्लेयर इंडिया और tried to alter India's land relationships by saying that we are the owners of land। तो ये चीज़ कभी भी नहीं हुई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स साथ में ये भी समझने की है कि जब हम मिडीवल टाइम्स में आते हैं तो मिडीवल टाइम्स में हम लोगों को ये पता है कि हमारे यहाँ पर एक मुगल्स का रूल आया। फ्रेंड्स, मुगल्स वर नॉट नेटिव्स टू इंडिया, दे वर द वंस हु केम फ्रॉम आउटसाइड। वो लोग सेंट्रल एशिया से आए। तो जो मुगल्स भी जब सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए तो मुगल्स ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज़ याद रखिएगा कि दे नेवर ट्राइड टू ऑल्टर द लैंड रिलेशनशिप्स। तो जो पहले मुगल्स आए, क्योंकि मुग़ल एम्पायर में जो बना हमारे यहाँ पर बाबर के आने के बाद से, तो मुग़ल एम्परर्स इनिशियली जो थे एक तरीके से कहीं ना कहीं पहले स्टार्टिंग में तो छोटी सी टेरिटरी को कंट्रोल करते थे। तो क्योंकि वो छोटी सी टेरिटरी को कंट्रोल करते थे तो क्या होता था कि जो मुग़ल एम्परर है, वो मुग़ल एम्परर उस पूरे पैच ऑफ लैंड को जिसको कंट्रोल करता था वहाँ से वो डायरेक्टली लैंड का रेवेन्यू ले लेता था। अब वो रेवेन्यू क्यों लेता था लैंड से? क्योंकि वो रेवेन्यू लेके वो अपने आप को सस्टेन कर रहा है, अपनी पोजीशन को सस्टेन कर रहा है। फ्रेंड्स, लेकिन कभी भी किसी भी मुग़ल एम्परर ने इनिशियल डेज में भी ये बात नहीं बोली कि हम इंडिया के लैंड के ओनर्स हैं। वो लोग आए बाहर से, उन्होंने इंडिया के लैंड को कंट्रोल किया, पर कभी भी उन्होंने ये बात नहीं बोली कि हम इंडिया के लैंड के ओनर्स हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर एक तरीके से एनलार्ज होता गया। मुग़ल एम्परर्स जो थे उन्होंने टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट से नेटिव रूलर्स को हरा के उनकी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू करा। तो जैसे जैसे टेरिटोरियली मुग़ल एम्पायर बढ़ा तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रेवेन्यू चाहिए था एम्परर को अपने एम्पायर को सस्टेन करने के लिए, वो अब मल्टीपल सोर्सेज से आएगा। पर अब एम्परर के लिए उस समय एक चैलेंज ये भी था कि भाई वहाँ पर इंटरनेट नहीं था कि भाई आपको अपने टैक्स रिटर्न्स भरने हैं या ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करना है तो जाके बस अपने नेट बैंकिंग से कर दीजिए। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि वहाँ पर उस समय फ्रेंड्स मुग़ल एम्परर्स ने ये देखा कि अगर मेरी टेरिटरी एनलार्ज हो गई है और इस एनलार्ज्ड टेरिटरी में मुझे बहुत सारा रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ जो मेरे कंट्रोल में वो मेरे को रेवेन्यू देंगे, तो वो रेवेन्यू लाने के लिए मुग़ल एम्परर्स ने एक ब्यूरोक्रेसी को बनाया। और ये जो ब्यूरोक्रेसी बनाई, इस ब्यूरोक्रेसी की लॉयल्टी को ख़रीदने के लिए उन्होंने एक प्रकार से इसको एक हेरिडिटरी रूल दिया कि आप लोग मुग़ल एम्परर के बिहाफ पे हमेशा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और ये रेवेन्यू मुग़ल एम्परर को कलेक्ट करके डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री में जहाँ जहाँ पर आपको अपॉइंट करके रखा जाएगा वहाँ से लाके मुग़ल एम्परर को देंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब मुग़ल एम्परर्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज द मुग़ल एम्पायर अनफोल्डेड, जब उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी पूरी क्रिएट करी, तो इस ब्यूरोक्रेसी को क्रिएट करके इसको सस्टेन और नर्चर करने के लिए मुग़ल एम्परर्स ने एक हेरिडिटरी क्लास ऑफ लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स बनाए। ये लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स मुग़ल एम्परर्स को रेवेन्यू ला के देते थे। इनके साथ सिर्फ एक पॉइंट का अग्रीमेंट ये होता था कि जब भी कोई नया मुग़ल एम्परर आएगा, आपको अपने अपने इलाकों से वापस आने का है, आके वो नए मुग़ल एम्परर को आपको बताने का है
कि हम लोग लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो मुग़ल एम्परर बेस्ड अपॉन एम्पायर की उस समय स्थिति क्या थी उसके बेसिस पे आपको एक तरीके से वो रेवेन्यू की डिमांड आपके सामने पेश करेगा। फिर आपको वो डिमांड को एक्सेप्ट करके आपको वो मुग़ल एम्परर को डिमांड वहाँ से ला के देनी है। यानी कि जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो मुग़ल एम्परर डिसाइड करेगा, और जब नया मुग़ल एम्परर आएगा तो ब्यूरोक्रेसी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फ्रेश इन्फोर्समेंट करेगी रूल्स का। ये प्रैक्टिस जो एक बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई, ये अच्छे से चलती भी गई अप टिल द टाइम ऑफ औरंगज़ेब। पर प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंड्स, जब औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 में, उसके डेथ के बाद से मुग़ल एम्पायर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया कि जो मुग़ल एम्परर्स जो थे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, बहादुर शाह ऑनवर्ड्स, वो बड़े रिलेटिवली वीक रूलर्स थे। तो बहादुर शाह के जो सक्सेसिव एम्परर्स थे वो बार बार रिलेटिवली बदलते जा रहे थे। अब होता ये था कि भाई पहले बहादुर शाह आए, फिर उसके बाद मान लीजिए उस समय ये हुआ कि अब नए एम्परर आए हैं, तो पूरे इंडिया से जो लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका एक पूरा संवाद होगा, दिल्ली में चाय पे चर्चा होगी। तो जब वो लोग आते थे दिल्ली, तो यहाँ पर बैठ के वो एक तरीके से एम्परर से डिस्कस करते थे, बातचीत करते थे, या एम्परर ने जहाँ पर भी अपना जो है किला बना रखा होता था, चाहे वो आगरा में हो या दिल्ली में हो या किधर भी हो, तो वहाँ बैठ के पूरे टैक्स रेवेन्यूज़ के बारे में चर्चा होती थी। फिर वो लोग वापस जाते थे। जब तक वो चलते चलते अपने इलाके में वापस पहुँचते थे, खबर आ जाती थी कि मुग़ल एम्परर मर गया, अभी नया आ गया। फिर ये लोग वहीं से घोड़ा घुमा के वापस एकदम आने लग जाते थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब अपन ने ये देखा कि सक्सेसिव मुग़ल एम्परर्स इतने वीक होने लग गए हैं और बार बार वो चेंज हो रहे हैं, तो हुआ क्या इवेंचुअली कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब जितने भी ये लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स थे, इन लोगों ने आपस में एक कंसेंसस बना लिया। इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप में बोला कि आज से अपन लोग डेली आंसर राइटिंग करेंगे। तो इन्होंने ये बोला कि और ये आंसर राइटिंग किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग ये बिठा ली कि देखिए, आज से हम लोग अपना रेवेन्यू अपने इलाके में कलेक्ट करते रहेंगे, पर अब हम बार बार जाके ये एम्परर को रेवेन्यू नहीं देंगे। फ्रेंड्स, जब इन लोगों ने ये आपसी में एक इनफॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग बना ली कि हम रेवेन्यू मुग़ल एम्परर के साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि एम्परर बार बार चेंज हो रहा है, तो अपने को नहीं पता कि भाई वो कब चेंज होगा और कितनी दिन में चेंज होगा, और स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि जो मुग़ल एम्परर के पीरियड के दौरान, मुग़ल एम्पायर के पूरे रूल के दौरान, ये जो लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स थे, दे केप्ट ऑन कलेक्टिंग द रेवेन्यू बट दे स्टॉप्ड शेयरिंग द रेवेन्यू विद द मुग़ल एम्परर। And because they stopped sharing the revenue with the emperor was deprived of the finance. And when the emperor got deprived of the finance, think about it, how will the emperor then sustain the empire? तो आप एक चीज़ को समझिए कि पहले जब औरंगज़ेब के बाद हम लोग बोलते हैं कि मुग़ल एम्पायर बिगैन टू डिक्लाइन, द वर्ड डिक्लाइन इज़ यूज्ड फर्स्ट ऑलवेज इन एवरी बुक, क्योंकि जो सक्सेसिव रूलर्स थे वो डिक्लाइन होते गए, क्योंकि रोज़ रेगुलर बेसिस पे बदलते गए। पर अपन लोग डिक्लाइन पे नहीं रुकते। आप बुक्स को ध्यान से मॉडर्न इंडिया की पढ़ोगे तो वो बोलते हैं कि डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो डिसइंटीग्रेशन वर्ड क्यों आया? डिसइंटीग्रेशन वर्ड फ्रेंड्स इसलिए आया क्योंकि ये जो मुग़ल एम्परर्स थे, they were now being deprived of the finance, and surprisingly and ironically by their own bureaucracy which was created by them only, जिन्होंने इनको रेवेन्यू देना बंद कर दिया। So when they stopped giving them the revenue, what happened कि when they stopped giving them the revenue, as a result of which ये जो लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स थे, they started becoming richer, emperor started becoming poorer। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ फ्रेंड्स कि इस दौरान लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स चुपचाप अपना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते रहते थे और अपने पास बैठे रहते थे। बट वी ऑल्सो नो वन थिंग दैट आफ्टर द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, वी पैरेलली सॉ द राइज ऑफ द ब्रिटिश। तो फ्रेंड्स, जब ब्रिटिश का राइज होता है तो ब्रिटिश के राइज के दौरान क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक एक करके एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, और जैसे जैसे एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं फिर वो वहाँ के लैंड राइट्स लेने शुरू कर देते हैं। तो होने क्या लगा फ्रेंड्स, होने ये लगा कि ब्रिटिशर्स स्पेशली आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर गॉट द दीवानी राइट्स। ये आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया में सबने पढ़ा है। व्हेन ब्रिटिशर्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर गॉट द दीवानी राइट्स वर द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस बिकॉज ऑफ दिस? द कॉन्सिक्वेंस बिकॉज ऑफ दिस नाउ वॉज फ्रेंड्स कि भाई अब सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको जब लैंड राइट्स मिले रेवेन्यू कलेक्ट करने के, तो अब इन्होंने सोचा कि अपन लोग जाके जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। जब ये लोग गए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने और विलेज में इन्होंने जाके पूछा, हाँ भाई इस विलेज में ओनर ऑफ द लैंड कौन है? सारे लोग खड़े हो गए। ब्रिटिशर ने कहा भाई ये क्या है,
सारे लोग कैसे खड़े हो गए? एक बताओ ना ओनर कौन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो यूरोप से आए थे फ्रेंड्स, वहाँ पर यूरोप में तो राइट टू प्रॉपर्टी में एक आदमी इज़ द ओनर ऑफ द लैंड। तो यहाँ पर तो सारे खड़े हो गए। ब्रिटिशर ने फिर उनसे बोला, उनको लगा कि शायद इनको लैंग्वेज नहीं समझ आई होगी, उन्होंने रीफ्रेज करके बोला कि भाई ओनर ऑफ द लैंड कौन है, फिर सारे खड़े हो गए। तो बार बार ये जब होने लगा तो ब्रिटिशर्स बड़े परेशान हुए। फिर लोगों ने उनको बताया कि भाई यहाँ पर कोई ओनर नहीं होता, यहाँ पर पूरी कलेक्टिव ओनरशिप चल रही है। अब ये ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा डिलेमा हो गया। उन्होंने कहा कि यार ये क्या तमाशा है, बाय गॉड ये चीज़ तो अपन को समझ ही नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जब ब्रिटिशर्स के सामने एक अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति पेश हुई कि भाई ब्रिटिशर्स को अब ये बताया गया कि भाई देयर इज़ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड देयर इज़ नो वन ओनरशिप ऑफ लैंड, तो ब्रिटिशर्स ने ये स्टडी करने की कोशिश करी कि भाई बिफोर वी केम हाउ वाज द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड। तो उन्होंने ये चीज़ जान के देखा कि भाई बिफोर वी केम जो मुगल्स थे उन्होंने एक लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी बना रखी थी। ये ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से पूरा का पूरा कहीं ना कहीं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी और एम्परर को देती थी। पर अभी तो ये ब्यूरोक्रेसी लैंड रेवेन्यू दे नहीं रही, क्योंकि कोई एम्परर तो है नहीं और नए रूलर तो अपन है। तो ब्रिटिशर्स ने पूछा कि भाई अब ये लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स कहाँ हैं। तो उन्होंने खोजना शुरू करा और उन्होंने खोज के देखा कि भाई साहब ये लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स अपना एकदम मस्त चिलम फूक रहे हैं बढ़िया वहाँ पर बैठ के। ये तो भैया लैंड रेवेन्यू कलेक्ट भी कर रहे हैं, एम्परर था नहीं तो उसको दे भी नहीं रहे, ब्रिटिशर्स हैं उनको भी नहीं दे रहे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला इधर आओ इधर आओ, यहाँ बैठो तुम। उनको बुला के बिठाया, उनको बोला कि ऐसा आप सुनो, हम तुमसे लेंगे लैंड रेवेन्यू, क्योंकि अब नए रूलर हैं हम। तो अब क्योंकि भाई की बात चलेगी तो तुम्हारे को अब एक चीज़ इंश्योर करनी है, और वो ये चीज़ इंश्योर करनी है कि भाई जितना एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुमसे अपन लोग रेवेन्यू मांगेंगे तुम्हें उतना रेवेन्यू देना है। और जब तुम उतना रेवेन्यू अपने को दे दोगे उसके बेसिस पे हम लोग एक चीज़ ये करेंगे कि हम कहीं ना कहीं एक तरीके से उस रेवेन्यू के बेसिस पे अपना एम्पायर इंडिया में सस्टेन करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये होने लग गया कि भाई ब्रिटिशर्स ने पहले ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, पर फिर ब्रिटिशर्स ने बोला, फिर उन्होंने इस लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी वाली क्लास को बोला कि देखो भाई अपन लोग को जो है तुम्हारा सिस्टम समझ में आते का नहीं है टोटल, तो हमारे भेजे में जो है केमिकल लोचा है, तो हमारे को अभी वो लोचा ठीक करवाने का भी नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अब ये डिसाइड किया है, ये ब्रिटिशर्स ने बोला लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स को कि आज से हमारे लिए ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर तुम लोग हो लैंड के ओनर। तो एक एक लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट को बोल दिया कि देख भाई जिस भी इलाके से तेरे को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने को बोला जाता था तो आज से तू उसी इलाके का लैंड का ओनर है। तो आप देखो कि ब्रिटिशर ने एक लैंड ओनिंग क्लास क्रिएट कर दी और ये लैंड ओनिंग क्लास का नाम दिया गया ज़मींदार। तो ये जो लैंड ओनिंग क्लास क्रिएट हुई, ज़मींदारी क्लास क्रिएट हुई, ये ब्रिटिशर्स के लिए बड़े लॉयल हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई आपको हम सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट करोगे। तो दोनों का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, नो खुजली टू एनीबडी। तो यहाँ पर बात बिल्कुल सिंपल थी कि भाई लैंड ओनिंग क्लास क्रिएट कर दी, ज़मींदारी क्लास क्रिएट कर दी, ये परमानेंटली ब्रिटिशर्स के एकदम फेवर में आ गई। आज की डेट में ये लैंड रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के लिए कलेक्ट करके लेके आने लगी। तो ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा अपना जो नरेटिव था उसको इस प्रकार से चलाया, और उसको इस प्रकार से चलाने के बाद उन्होंने एक तरीके से पूरे के पूरे लैंड रेवेन्यू प्रोसेस को इस तरीके से मैनेज किया कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट्स किए, रेतवारी से सेटलमेंट्स किए, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए रेवेन्यू कलेक्ट करते रहे। और ये सिस्टम चलता रहा 1947 तक। तो 1947 तक जब तक ये सिस्टम चलता रहा तो एक ज़मींदारी क्लास ब्रिटिशर्स के साथ हमेशा डटी रही और खड़ी रही। अब सवाल ये उठता है कि what happened after 1947? That is what we will now study in the next video, and we will now see in the next video कि 1947 में फिर जब ये हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो how did we tackle this entire scenario और the legacy that the Britishers left for us. So I hope आपको ये एक broad overview पूरा यहाँ पर समझ आ गया होगा। Thank you.